In this video, I'll explain the chapter Electric Charges and Fields and I hope जो भी ये वीडियो देखेगा उसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम NCERT की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ NCERT के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो NCERT की बैक एक्सरसाइजेस की आएगी और उसके बाद हम जेईई के PYQ पे बढ़ेंगे। यही हमारा फ्लो रहने वाला है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस, टॉपिक इस चैप्टर में। अब चार्जेस जो होते हैं ना, एक प्रॉपर्टी होती है जो मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसके कारण ही वो जो मैटर या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर कुछ इफेक्ट आते हैं, फोर्स लगता है एक्सेट्रा। देखो अभी समझ में नहीं आया होगा। इमेजिन करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स एटम्स से बना होगा, राइट। अब एटम्स हैं, समझ लो इस तरीके से पास पास रखे हुए हैं, ये अलग अलग एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 ओवरऑल चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। ओके, एक नॉर्मल जो केस में हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो बराबर होते हैं। दैट इज़ वाई एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के साथ छेड़ करें, या तो उसे बढ़ाएं या फिर उसे कम करें, तो एक बॉडी चार्ज हो जाती है। तो वहीं से चार्ज की एग्जिस्टेंस आती है। ठीक है, यहाँ से हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर हम चार्ज प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं ये चार्ज उसके अंदर आ जाता है बॉडी में। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉडी पे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एक बॉडी में तब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, आप 1+1 कूलम ऐसा ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, दैट डायरेक्टली कोई वेक्टर लॉ नहीं लगता। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। डायमेंशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके अंदर आती है। तो आई थिंक सो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास एंड चार्जेस लिख रखे हैं। नेक्स्ट है चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। मेन होती हैं ये 4 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद का भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रखी है। चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, अब देखेंगे चार्ज किस किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, अगला टॉपिक है वो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। जैसे कि आप एक बॉडी के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन को डालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो उसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इसके अंदर आपको और चार्ज बढ़ाना है तो आप इसके अंदर एक और क्या करोगे? 1 मोर इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर दोगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका चार्ज इंटू 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट कराना है तो उस बॉडी में से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन और रिमूवल एक तरीके से इंटीजर में ही कर सकते हो। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन और रिमूवल नहीं हो सकता। कि ऐसा नहीं है कि ये बॉडी थी, उसमें से पहले तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, जो कि पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद अगर मेरे को 1.2 इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई चार्ज एक क्वांटाइज्ड होता है। जो भी चार्ज की आप वैल्यू लोगे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा में नहीं जाना, तो समझ लो हमने एक बॉडी थी, उस बॉडी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उसके अंदर क्या चार्ज आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है। थर्ड है चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व होने का मतलब, यानी कि अगर एक आइसोलेटेड केस हम लें जहाँ पर कोई भी बाहर का एक्सटर्नल अफेयर नहीं लग रहा है, तो एक सिस्टम अगर आप लो, उसका चार्ज जैसा है वो वैसा का वैसा ही कंजर्व रहेगा। चार्ज अपने आप वहाँ पर बढ़ नहीं जाएगा, अपने आप कम नहीं हो जाएगा। तो यही हमारा चार्ज कंजर्वेशन कहलाता है। हम चार्ज जनरेट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते फंडामेंटल पार्टिकल से। फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब कि अगर चार्ज अर्थ पे 1 कूलम है तो आप भले ही उसको मार्स पे ले जाओ, सन पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वो 1 कूलम ही रहेगा। आप उसको लाइट की स्पीड से भी दौड़ाओगे तो भी वो 1 कूलम ही रहेगा। जबकि जो मास होती है और अलग अदर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो है जब उसको बहुत एक्सट्रीम स्पीड के साथ हम वेरी कराते हैं तो उनकी भी क्वांटिटी फ्लक्चुएट करने लगती है। अजीब सी बात है कि अगर एक मास 1 kg का है, उसको अगर मैं लाइट की स्पीड से, अगर कोई मास 1 kg का है, उसको मैं लाइट की स्पीड से यहाँ वहाँ ट्रैवल करा रहा हूँ,
तो उसकी 1 kg फ्लक्चुएट हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप 1 कूलम को लाइट की स्पीड से ले जाओगे तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता, बिल्कुल वेरिएशन नहीं आता। तो जिस चीज़ में वेरिएशन नहीं आता वो होती है इनवेरिएंट। नेक्स्ट, चार्ज जो है 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो चार्ज रेस्ट पर हो, या फिर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, या फिर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो। एक्सेलरेशन मोशन, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। तो जब रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और जब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब बहुत बेसिक सी सवाल है, नहीं सवाल नहीं, एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हम आपस में सामने रख देंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप रखोगे तो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। 2 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं। उन्होंने बोला एक बॉडी को हमको 1 कूलम चार्ज करना है और हम हर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं, तो कितना समय लगेगा उसको 1 कूलम चार्ज करने के लिए। तो इसका सिंपल सा जवाब है, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमको आता है, Q = NE। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, हमको N निकालना है। N निकालने के बाद आप लिखोगे 1 कूलम Q था, E हमको पता था, हमें पता चला कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए। क्वेश्चन में गिवन है 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हमको पता लगाना है कि 6.25 × 10⁻18 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को मैंने कितने इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने सेकेंड में वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसको मैंने x सेकेंड से लिख दिया। देन हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻9 से। एग्जाम्पल 1.2 में हम देखेंगे कि एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब 1 कप ऑफ वाटर मतलब सबके घर में अलग अलग कप ऑफ वाटर होता है, राइट। तो इसके लिए जनरली हम लेते हैं एक मेजरिंग क्वांटिटी 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास वाटर है। अब हम क्या करेंगे, 250 ग्राम ऑफ वाटर में हम फाइंड आउट करेंगे उसमें मोल कितने। अगर उसके मोल्स हमको पता चल गए, जो हम आराम से निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो आए कितने मोल्स, 13.88 मोल, राइट। देन हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो बेसिक मैथ है कि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में 2, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 1 मोल H2O में ऑफकोर्स 10 मोल हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 10 मोल प्रोटॉन आ गए। नाउ हमारे पास एक्चुअली में वाटर कितना है, 13.88, तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल हो गए, 138.8, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, राइट। वैसे ही प्रोटॉन्स में भी अभी सिर्फ और सिर्फ अपने को ये पता चला है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको अगर ये जानना हो कि इलेक्ट्रॉन की एंटिटी कितनी है तो क्या करना है, सिंपल 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यही एवोगाड्रो नंबर होता है, यही बताता है कि एक मोल में कितनी एंटिटीज़ है। ये एंटिटीज़ आने के बाद आप करेंगे, जो भी एंटिटीज़ आएंगी, एक एंटिटी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19, तो जितनी भी एंटिटीज़ आएंगी उसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने करा है। नेगेटिव चार्ज आया था -1.3 × 10⁻7 कूलम, और पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स उसी का उल्टा होगा, क्योंकि आप कप ऑफ वाटर है उसको हाथ लगाते हो आपको झटका तो लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों आपस में कैंसिल करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विजुअली एक्सप्लेन करके कुछ ऐसा नाम है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, आई थिंक सो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो हम ये देखते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को विजुअली अच्छे से करके बताया है, एक्सप्लेन। नाउ वी विल स्टार्ट। देखो, एक मैटर जो होता है वो अलग अलग एटम्स से बनता है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये देखो, ये एक मैटर है, उसके अंदर अलग अलग एटम्स देखने को मिल रहे हैं। ये अलग अलग एटम है, उस एटम के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वो न्यूट्रल होता है। अब हमने
आगे देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे ही वैसे ही चार्जेस भी एक्सर्ट करते हैं। अभी देखेंगे एक न्यूट्रल बॉडी है जिसका नेट चार्ज 0 है। अगर कोई भी बॉडी में हमको चार्जेस लाने हैं तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, करंट अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में। यहाँ देखो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनती जा रही है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज बनती जा रही है। ये बॉडी देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गई क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे रही थी, एंड ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। इस तरीके से चार्ज एक मैटर के साथ एसोसिएट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स से ज़्यादा है। आगे देखते हैं और कुछ बताया है इन लोगों ने। इस तरीके से वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाता है, एंड चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स लगता है, अलग अलग इफेक्ट लगते हैं जो हम आगे के चैप्टर में सी मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 मेथड ऑफ चार्जिंग हमारी बुक में गिवन है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, 2 बॉडीज इस तरह से हम लेते हैं, उन्हें आपस में रब करते हैं। रब करने के कारण जैसा हमने सिम्युलेशन में देखा था, कोई भी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में आ जाते हैं, जैसा हमने उस सिम्युलेशन में देखा ही था। तो समझ लो इसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे ये तीनों ही उठ के यहाँ आ गए। तो ये जो बॉडी है ये ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज हो गई। कहाँ कहाँ देखा जाता है मेजरली, ये 3 एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है हमको याद रखने हैं। पहला, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इबोनाइट रॉड जो होती है उसको अगर कैट स्किन या फिर कोई भी एनिमल फर के साथ रब किया जाता है तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव आता है और कैट स्किन पे पॉजिटिव आता है। कॉम्ब और हेयर जो हम सभी ने करा है, और हमें स्केल को भी हेयर के साथ रब करते हैं, तो स्केल या फिर कॉम्ब दोनों ही नेगेटिव चार्ज अकर करते हैं अपने ऊपर, और हेयर के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और हमने देखा है जब हमारे हेयर्स क्लॉथ के साथ भी रब होते हैं, जैसे कि हम सर्दियों में टोपी लगाते हैं वो वुलन वाली, तो उसके कारण भी हमारे सर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि छोटा मोटा चार्ज डेवलप हो जाता है। ये तो बहुत ही इजी था, हमने सिम्युलेशन में भी देख लिया था। कंडक्शन देखो, कंडक्शन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर हमने एक चार्ज्ड बॉडी ली, यहाँ पर एक अनचार्ज्ड बॉडी ली। ऑफ कोर्स अगर हमने यहाँ पे अगली स्टेप में इन दोनों को अगर कनेक्ट करा तो ऑफ कोर्स चार्ज ट्रांसफर होंगे। कहाँ से, जो अनचार्ज्ड बॉडी है ना उसके अंदर चार्जेस जाने लगेंगे, ऐसा हमको लगता है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये मैंने 2 सेम स्फीयर लिए हैं, रेडियस भी उनकी सिमिलर है, मटीरियल भी सिमिलर है। इस स्फीयर के ऊपर 4 कूलम का चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, राइट। एंड देन जब उसकी मैंने कनेक्शन करी, क्योंकि सेम रेडियस थी इसलिए जो चार्ज थे वो इक्वली डिवाइड हो गए। अभी हम देखेंगे अगर स्फीयर बड़े छोटे होते तो चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होता। तब हम कैसे डिवाइड करते चार्ज, इतना डिवाइड करते कि उनका पोटेंशियल इक्वल हो जाए। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है, बट अभी हमको डिफाइन लिखनी है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से, यहाँ पर उसका हायर पोटेंशियल है, वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। थर्ड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, हम बॉडीज को टच नहीं करते। यहाँ पर हमने बॉडी को टच किया था, यहाँ हम विदाउट टचिंग चार्ज कर देते हैं। तो विदाउट टचिंग चार्ज करने के लिए क्या करना है, एक न्यूट्रल बॉडी ली जिसे हमें चार्ज करना है, उसके पास में एक चार्ज्ड बॉडी लाए। हम जैसे ही उसके पास में चार्ज्ड बॉडी लाएंगे, क्योंकि ये चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहाँ पर आके खसकने लगेंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इस तरह से कुछ, राइट। लेकिन अभी ये चार्ज टेम्पररी है, इसमें चार्ज जैसे ही हम ये रॉड को हटा देंगे ना तो ये वापस से अपने हिसाब से अरेंज हो जाएंगे और न्यूट्रल बन जाएगी। तो अब इस चार्ज को परमानेंट कैसे करें, परमानेंट करने का तरीका है उसकी कर दो अर्थिंग। अर्थ क्या करेगी, अगर हमने यहाँ से अर्थिंग करी, अर्थ देखेगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स भेजना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन भेजने के कारण यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इसके कारण था ही। अब भले ही तुम रॉड हटा दो, ओवरऑल आपकी जो बॉल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। इस तरह से हम इंडक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। 2 नोट वाले टॉपिक्स हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करे, वो चाहे तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है।
ये मतलब बहुत ही बार पूछा जाने वाला सवाल है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ चार्जेस हैं या नहीं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करें, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने अभी हाल ही ऊपर पढ़ा Q इक्वल टू एन ई, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वो लगता है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए। अगर आप उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लगाओगे ना तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल में Q इक्वल टू एन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई फॉर्मूला में गड़बड़ी आने लगती है। क्वांटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क करता है, इन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इजी लॉ है, क्योंकि सबसे पहले हम जब फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं तो इसी लॉ से करते हैं। अभी ऊपर जो हमने चार्ज पढ़े ना, उन्हीं का यूज़ करा है यहाँ पे। हम दो चार्ज लेंगे Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस रखेंगे R। अब दो चार्ज जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ लो Q2 चार्ज ने Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करा, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस तरीके से F12 लिखाता है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए वो रिपेल करेगा। Q2 चार्ज जो है वो Q1 को रिपेल करेगा, इस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। लॉ क्या बोलता है? वो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा Q2 चार्ज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। तो मैंने पहली स्टेटमेंट यहाँ लिख दी कि जो फोर्स 1-2 है वो Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से। दोनों स्टेटमेंट को जब हमने कंबाइन करा तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट आई। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने K कांस्टेंट लगा दिया। उस K कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और ये जो यूनिट है हमने यहाँ पे फोर्स और कूलम्ब और डिस्टेंस को पुट करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर लेकर आ गए। K जो है वो 9 × 10⁹ आया कहाँ से? ये होता है उसका मेन फॉर्म। K जो होता है वो होगा 1/4πε0। ε0 क्या होता है? वो होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि जो वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस भी इसको बोल सकते हैं, वो कितना परमिट कर रहा है फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो वो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है अगर आप यहाँ पुट करोगे और 4π की भी पुट करके 1 से डिवाइड करोगे, 9 × 10⁹ आएगा। कहीं कहीं 9 को 8.9 भी लिख देते हैं, बट 9 लिखना ज़्यादा इजी पड़ता है क्वेश्चन में। अब ये जो हमने सिस्टम देखा था, ये सिस्टम हमने वैक्यूम में देखा था। वैक्यूम में इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था, लेकिन अगर हमने यही सिस्टम को इस तरीके से एक मीडियम में रख दिया, मीडियम जैसे कि वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने ये मीडियम में इसको रख दिया। अब मीडियम की खुद की परमिटिविटी होती है जिसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन। ओके, नाउ अगर हम इस मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K आ जाता है। K की वैल्यू क्या होती है? मतलब K मतलब उसका नाम क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको ε0/ε0 करके आती है। फोर्स जो यहाँ पर लग रहा था समझ लो वो F था। नाउ आपको क्या लगता है, जब उसको मीडियम में रख देंगे तो ऑफकोर्स वही सेम फोर्स तो लगेगा नहीं, तो उस फोर्स को मैंने F डैश बोल दिया। तो F और F डैश के बीच का क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है कि ये जो F डैश है वो पुराने वाले फोर्स के डिवाइडेड बाय K, यानी कि K टाइम्स डिवाइड कर दो तो उसको हमारा नया फोर्स आ जाता है। और ये K क्या है वो तो हमने देख लिया, ε/ε0। अब इसके क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं दो फॉर्मूला से कर सकते हो। इन दो फॉर्मूला के अलावा आई डोंट थिंक सो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन बन सकता है। देन हमारी बुक में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। हमने जैसे कि जो लास्ट चैप्टर था वेक्टर्स अलजेब्रा मैथ्स के अंदर, लास्ट 10th चैप्टर होता है आई थिंक सो, उसका थोड़ा बहुत यूज़ लगेगा यहाँ पे। एंड आई थिंक सो इतनी वेक्टर की नॉलेज हमको पहले से ही होती है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो Q1 और Q2 चार्ज है ना, हमने कुछ नहीं करा, इनके पोजीशन वेक्टर बना दिए, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। देन हमने सेम Q2 फोर्स, अब हमने पहले क्या Q1 पे निकाल रहे थे, हमने थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए हमने सोचा चलो Q2 पे देखते हैं कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमने F21 निकालने की कोशिश करी। अब F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके। दिक्कत आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी,
फिर आप आर कैप ना भी लिखो तो समझ लो एन कैप करके इसकी कोई डायरेक्शन होगी। अब हमने क्या देखा ये कि ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, वो आर जो वेक्टर है उसके डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कह रहा हूँ, वो सेम डायरेक्शन है आर वेक्टर की। मतलब F21 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन सेम है आर वेक्टर की। मतलब हम आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो, आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी आर कैप, तो वो F21 जो होगा वेक्टर उसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। अब आर कैप निकालने का सफ़र हमको तय करना है। आर कैप के पहले हमको आर निकालना पड़ेगा। आर आ जाएगा हमको ट्राइंगल्स लॉ की मदद से। कैसे? देखो, R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर है R2 वेक्टर के। ये हमने ट्राइंगल लॉ में देखा है। R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या आ गया? R2 माइनस R1 आ जाएगा। देन आर वेक्टर जो है वो उसके मैग्नीट्यूड और कैप से मल्टीप्लाई करके बना होगा। उसकी कैप निकालने के लिए हमने उस वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। वो वेक्टर क्या था? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये आ गया हमारे पास आर कैप। आर कैप की झंझट खत्म ना हो, बस उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। हमको पता है फॉर्मूला होता है KQ1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन हमको मिल गई। अब ये जो आर स्क्वायर है ना, वो आर स्क्वायर क्या है? बस यही तो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और हमने देखा है आर कैप के अंदर भी एक बार उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे करके उनकी पावर्स 3 हो जाती है। नहीं, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी, जब भी दो ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई में हो, x मल्टीप्लाई बाय वाई और x की पावर z हो, तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाता है ना। तो 2 + 1 हो गया एंड 3 आ गया यहाँ पे। एंड देन ऊपर जो रहेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करा है सिंपल, हमको पता ही है। एक और बात जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है वो ये है कि फोर्स 21 जो होगा और फोर्स 12 जो होगा उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन उल्टी होती है। ये बात सभी लोगों को पता होती है। देन लिमिटेशंस देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की। 3 लिमिटेशन है कि पहली, चार्ज जो है रेस्ट पे होने चाहिए। चार्ज अगर चल रहे होंगे तो हम कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, चार्ज जो होते हैं पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और एक बहुत बड़ा चार्ज ले लिया तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्टेंस जो होना चाहिए दो चार्जेस के बीच, वो जो है 10 की पावर -15 से बड़ा होना चाहिए। अगर 10 की पावर -15 से कम हुआ तो वहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा। कूलम्ब लॉ हमको बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। लेकिन अगर डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर से कम हो जाएगी तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होने लगेगा। कूलम्ब लॉ यहाँ पे काम नहीं करता। थर्ड है, मतलब एक और चीज़ जो हमने हमारी बुक में देखी है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कुछ नहीं होता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, एक चार्ज के ऊपर एक से ज़्यादा चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, समझ लो। ये Q3 चार्ज है जिसके ऊपर Q1 चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं, Q1 की ओर Q3 और Q2 जब हम फोर्स निकालेंगे Q1 और Q3 का, भूल जाओ Q2 यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। सिंपल इसका फोर्स निकाल लो जो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। नाउ सेम हम करेंगे, जब Q2 और Q3 की बात कर रहे हो ना, Q1 को भूल जाओ, डायरेक्टली इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दो जो होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। एंड देन इन जो दो फोर्स आएंगे ऑफकोर्स वो वेक्टर्स होंगे, तो वेक्टर्स की तरह उनको ऐड कर दो। नॉर्मली ऐड नहीं करेंगे, जैसे ये अगर 10 न्यूटन आया या 5 न्यूटन आया तो हम डायरेक्टली 15 न्यूटन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो तब होता है जब फोर्स सेम डायरेक्शन में होती है। ये आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्या? एक इधर लग रहा है, एक इधर दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ थीटा होगा, तो हमको वेक्टर लॉस के हिसाब से इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। एफ नेट जो होगा वो F32 प्लस F31 करके आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1.3 हमारी बुक में दिया है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, बहुत लैंग्वेज इसकी ऐसी लिखते हैं ये लोग। उसमें उन्होंने हमको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है उन दोनों को कंपेयर करना है। फॉर्मूला हमने देखा है बहुत सिमिलर होता है। ये होता है KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर और ये होता है GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको इन दोनों को डिवाइड करके इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमने करा डिवाइड करने से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले हमको कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, प्रोटॉन का चार्ज भी पता है, जो होता है 1.6 × 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, लेकिन माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो वैसे भी इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। देन हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10 की पावर -27।
के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11 ये होती है। ये सभी को पुट करना है, सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। सेम हमको प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए करना है तो कुछ नहीं होगा। प्रोटॉन का चार्ज हमको पता है, प्रोटॉन 2 बार लिखेंगे उनका चार्ज, 2 बार लिखेंगे उनका मास, वापस से वही मैथमेटिक्स करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमको एक क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, एक है ए पार्ट और एक है बी पार्ट। ए पार्ट हमने कर दिया, ये रहे। उस ए पार्ट के भी 2 थे और नाउ बी पार्ट के भी 2 हैं। देखो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेकिन है आसान। बी पार्ट बोलता है कि आपने एक लिया है इलेक्ट्रॉन और एक लिया है प्रोटॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर्स। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी एक एक्सेलरेशन आएगी और वो मूव करेगा और प्रोटॉन के पास भी एक एक्सेलरेशन आएगी और वो मूव करेगा। हमको वही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हम इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे F इक्वल्स टू ma के फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि फोर्स हमको निकालना आता है जब 2 चार्जेस हों और हमको उनके बीच का डिस्टेंस गिवन हो और मास भी हमको पता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम a इक्वल टू F/m करके निकाल लेंगे। फोर्स को हमने इतनी बार देख ही लिया है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर करेंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, 10 की पावर -10 का स्क्वायर। पहले जब हमको इलेक्ट्रॉन का, देखो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन अलग होगी, वो प्रोटॉन जो इसके पास आ रहा होगा उसकी एक्सेलरेशन अलग होगी। तो एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एक बार मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगी। इसी क्वेश्चन में हमसे एक और पूछा गया है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर इतना मीटर्स अपार्ट। ओके, एंड एक और चीज़ हमको बतानी है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स से कितना अलग होता है। हमने देखा है जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ह्यूमन बींग्स पे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जब वो अर्थ की तरफ आने लगते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ही छोटी एज कम्पेयर टू ये दोनों वैल्यूज़। क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ देखो 10 की पावर 19, 10 की पावर 22 में जा रही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैं यहाँ रखूँगा ना तो झट से वो आकर चिपक जाएंगे एक दूसरे के। लेकिन अगर एक आदमी जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से नीचे गिर रहा हो तो उसको गिरने में टाइम लगता है और उसकी एक्सेलरेशन छोटी होती है। सेकेंड थिंग, ये जो एक्सेलरेशन है ये मास पे डिपेंड कर रही है, पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मतलब या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। एक सिमुलेशन की मदद से समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ हम पढ़ते हैं जो दिखाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या फिर 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। चार्ल्स ऑगस्टीन साहब ने ये दिया था, लेकिन हमको नाम जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। 2 मास होते हैं m1 और m2, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कुछ इस प्रकार होता है m1 m2 बाई डी स्क्वायर। उसी के बहुत सिमिलर होता है कूलम्स फोर्स, क्योंकि वो बात करता है चार्जेस की और यहाँ बात हो रही है मासेस की। बस दिक्कत क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन हमने देखा है कूलम्स लॉ जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ये देखो ऊपर हो रहा है अट्रैक्शन और दूसरा हो रहा है रिपल्शन। अट्रैक्शन होता है मतलब एक दूसरे के अनलाइक चार्जेस से, और रिपल्शन होगा सेम चार्जेस के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने चार्ज लिया है एक A जो पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। नाउ अब वो बताएंगे जो फोर्स लग रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ A और B चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके K QA QB अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, वैक्यूम हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। K की वैल्यू लिखा दी 9 इंटू 10 की पावर 9, और K की एक और वैल्यू होती है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उन लोगों ने समझ लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है जो स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, समझ लो इसके पर चार्ज है Q एंड इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्ट B है उस पर चार्ज है Q2। अच्छा, इसको Q1 एंड Q2 ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर को मैंने ले लिया R, तो इनिशियल फोर्स उन पे होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये स्ट्रिंग वाले स्फीयर पे भी उन्होंने सिमिलर साइज का स्फीयर टच करवाया, तो जब मैंने आपको बताया सिमिलर रेडियस एंड सिमिलर क्वालिटी या फिर सिमिलर कॉम्पोजिशन वाला स्फीयर उस पर टच करेगा तो इनका चार्ज बढ़ जाएगा Q/2 और Q/2 में। सेम हाल इस छोटे वाले स्फीयर के साथ भी होगा, इसका भी Q/2 और Q/2 भी हो जाएगा।
नाउ अब ये करने के बाद जो इनके चार्जेस अलग अलग हो गए तो वापस से इस वाले को और इस वाले को पास लाया गया, लेकिन यहाँ पर अब बस 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अब इनका फोर्स क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी हमने ऊपर लिया था आर लेट किया था 10 सेंटीमीटर को, तो देखा जाए तो ये r/2 होगा 5 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला में पुट करा तो q/2 और अपॉन 2 और 2r² का ये 4 हो जाएगा जो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये वैल्यू वापस से ओरिजिनल फोर्स के बराबर ही आ गई, Q1Q2/r², यानी कि जो इनिशियल फोर्स हमने लिया था ना वही वैल्यू आ गई। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि फाइनल फोर्स बता दो, हमने निकाल दिया। ये वो क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल 1.5 क्या कह रहा है कि हमने चार्ज ले रखे Q एंड Q एट द बाउंड्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और सेंटर में आपसे फोर्स पूछ रहा है। हमने अगर एक कैपिटल Q चार्ज रखा तो हम देखेंगे कि ये वाला जो Q चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सभी एंगल्स 120 डिग्री के हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे फोर्सेस भी इक्वल होंगे। नाउ इफ दो फोर्स होते हैं अगर 120 डिग्री पे होंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है और एकदम सेंटर में निकल आता है। तो समझ लो ये जो F रिजल्टेंट आएगा ना वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, क्योंकि F2 और F3 हमने सेम ले रखे हैं। तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। एंड जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो F1 से 180 डिग्री बना रहा होगा, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे इधर भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं। मतलब ये जो Q है उस पर नेट फोर्स आ जाएगा 0 का और वहीं पर ही रुका रहेगा। एग्जाम्पल 1.6 में उन्होंने हमसे थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही लिया पर इस बार फोर्स जो है चार्ज जो है वो ले लिए हैं Q और -Q चार्ज के कारण थोड़ा सा खेल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि समझ लो ये Q पे हमको निकालना है, नहीं अपन A से शुरू करेंगे क्योंकि मैंने शायद तक A से ही स्टार्टिंग करी है। A वाले चार्ज पे B वाला पॉजिटिव Q चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और -Q वाला चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं। नाउ अगर ये 60 डिग्री के हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री का हो गया। नाउ ये जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और ये जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उन दोनों की ही वैल्यू KQQ/L² है। अब जब दो फोर्स 120 डिग्री पे सिमिलर फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी F ही निकल के आता है। तो यहाँ मैंने F लिख दिया, F नेट ऑन Q1। B पे भी सेम ही केस हुआ है, हम देख सकते हैं। अब आते हैं मेन अपना चार्ज नंबर 3 पे, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं जिनकी वैल्यू तो यही है लेकिन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे। तो याद कर लो 60 डिग्री पे अगर आपने दो सिमिलर फोर्सेस वर्क करते हैं तो वो √3F बन जाता है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, राइट। 60 डिग्री पे जब दो फोर्स एक्ट करेंगे तो वो √3F हो जाता है। एक और एडिशनल जानकारी, अगर दो फोर्स वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, √2F आता है। और 180 डिग्री पे अगर सेम होंगे, ये तो हमको पता ही है, 180 डिग्री पे 0 और अगर 0 डिग्रीज पे हों दोनों के दोनों फोर्सेस तो नॉर्मली ऐड होके 2F बन जाता है। ये हमने सभी 11th में पढ़ा था, सभी 11th के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक इमेजिनरी एरिया होता है एक चार्ज के अराउंड जहाँ पर वो अपना फोर्स दूसरे चार्जेस में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक +Q चार्ज है, ये रहा एक +Q चार्ज और एक Q0 चार्ज है। ये Q0 चार्ज इसके फोर्स के दायरे के अंदर आ रहा था जहाँ जहाँ पर ये फोर्स लगा सकता है, दैट इज़ वाई उस Q0 चार्ज ने वो फोर्स अब फील करा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो Q0 चार्ज इन्फिनिटी पे होता तो क्या +Q चार्ज इस पर अपना फोर्स लगा पाता? नहीं, इन्फिनिटी पे चार्ज जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं होता, दैट इज़ वाई उस पर फोर्स नहीं लगता। दैट मीन्स एक +Q चार्ज एक दूसरे चार्ज पे फोर्स तभी लगा सकता है जब वो उसके फील्ड के अंदर हो। अगर वो उसके फील्ड के बाहर होगा तो वो फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता। वो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि वो फील्ड कितनी होती है, हर जगह वो फील्ड अलग अलग होगी। पास में ऑफकोर्स फील्ड ज़्यादा होगी, दूर जाते जाते वो फील्ड कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हम लिखा जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। हम एक टेस्ट चार्ज लाकर रखते हैं उसके सामने उसकी फील्ड का अंदाज़ा लगाने के लिए, और वो टेस्ट चार्ज जो होता है यूनिट पॉजिटिव होता है यानी कि 1 कूलम का होता है। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है
Q और Q0/r² हो जाता है। अब क्योंकि Q0 जो है उसको हमने 1 कूलम मान लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, KQ/r² हो जाता है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, समझ लो ये Q चार्ज है और हमको निकालना है R डिस्टेंस पे उसकी क्या फील्ड है। तो हम लिखेंगे E इक्वल टू वो जो चार्ज है वो लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय जितने भी डिस्टेंस पे हमको निकालना है उसका स्क्वायर कर दो। ये हमको दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R का कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स अपॉन Q0 चार्ज, राइट। ये हमने यहाँ पे देखा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, राइट। तो ये हमने इधर से फॉर्मूला निकाल लिया। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि एक चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। नाउ अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी बनाई है, कोई चार्ज ने बनाई होगी, उसके अंदर एक दूसरा चार्ज लाकर रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है जितने भी मैग्नीट्यूड का चार्ज आप लेकर आए हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितनी लग रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन में, हमने यहाँ पे Q चार्ज को रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही इजी टॉपिक होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमको मालूम होती बहुत सारी चीज़ें। पहली, ये जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो अवे होती हैं, देखने को मिल रहा है इस तरीके से अवे है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन उसके टूवर्ड्स होती हैं कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लाइन जो होती है इस तरीके से एक दूसरे में जा रही होती है, मतलब पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर आ रही होती है। नेक्स्ट इज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो उसकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और कुछ इस तरीके से जाती हैं, बीच में एक नल पॉइंट की फॉर्मेशन भी होती है। अगर एक कंडक्टर लिया जाए तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी एंड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों होती है अगले चैप्टर में आएगा। एंड जब बाहर निकलेंगी तो भी परपेंडिकुलर निकलेगी। परपेंडिकुलर का कारण ये है कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुई तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये चीज़ अगले चैप्टर में आएगी तो वहाँ अच्छे से समझाऊंगा, अभी इतना ही हमको जानना है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ लिखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो ये दिखाती है कि अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ रख दिया तो वो किस मोशन में जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के सामने मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस तरीके से वो रिपेल होते हुए जाएगा। तो वो जो रिपेल होने का उसका जो पाथ है ना, वो भी एक तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता सकता है। कंटिन्यूस होती हैं, कहीं पर भी ब्रेक नहीं करती हैं इस तरीके से। ब्रेक क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर समझ लो चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार है। मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस दिशा में जा रहा था और एकदम से यहाँ गायब हो गया और यहाँ पे प्रकट होकर आगे बढ़ने लग गया। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चार्ज गायब होकर एकदम से वापस आ गया या फिर जंप कर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये कंटिन्यूस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती, क्लोज्ड लूप नहीं होता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टेंजेंट होती है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, और अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो आपको दो टेंजेंट मिल जाएगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब सोचो एक चार्ज है, उसके एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक ही होती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, नहीं तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी स्पेसिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होती हैं। अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो वहाँ पे स्पेसिंग पास पास है, एज़ कम्पेयर टू ये वाला एरिया, यहाँ पे स्पेसिंग दूर दूर है। यानी कि जहाँ स्पेसिंग पास होती है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होती है, और जहाँ स्पेसिंग कम होती है, स्पेसिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती है। यानी कि ऐसे लिख लो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग। स्पेस अगर दो लाइन्स के बीच में कम है तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। स्पेस अगर ज़्यादा है दो लाइन्स के बीच में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर के थ्रू पास नहीं करती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो होती है।
दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है, हमको निकालना है टाइम, कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमने ये देखा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब क्योंकि फील्ड ऊपर लग रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो अगर एक तरीके से ये देखने को लगेगा कि ये फ्री फॉल हो रहा है। अब फ्री फॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको पता चल गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन हाथ में आ जाता है। एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, फोर्स इंटू एम ए करके। अभी हाल ही हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू एक्सेलरेशन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है वो भी हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब टाइम निकालने के लिए √2h/a हमने फॉर्मूला पढ़ा 11th में। हाइट भी क्वेश्चन में गिवन है, सब तो पता है, पुट करके हम निकाल लेंगे, टाइम आ जाएगा 2.9। अब सेकेंड केस में उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन को नहीं, अब उन्होंने प्रोटॉन को लिया है, एक प्रोटॉन लिया जिसका चार्ज +e हो गया, प्रोटॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स कर दी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में लग रही थी, अब नीचे की। वो करना भी पड़ा, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में गिरेगा। अगर ऊपर ले ली होती तो प्रोटॉन तो ऊपर चला जाता, जबकि उनको नीचे गिराना है। नाउ इसमें क्या होगा, फॉर्मूला में बस इतना अंतर आ जाएगा, जो हमने टाइम का फॉर्मूला यहाँ देखा था वहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। अब हमको एक और चीज़ करनी थी, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अब हमने देखा है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में जो जी होता है ना बहुत ही स्मॉल होता है, 9.8 होता है समथिंग, लेकिन हमने ये वाले क्वेश्चंस में देखा है इनकी एक्सेलरेशन बहुत बहुत हाई होती है। दैट इज़ वाई ये बहुत ही फटाक से नीचे और बहुत ही फटाक से ये बुरा नीचे आ जाएगा। देखो टाइम कितना है, -9 सेकेंड में ये काम हो जाता है। लेकिन कोई अगर इंसान गिरेगा कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग से तो उसको गिरने में बहुत सेकंड लगते हैं, तो इसके कारण जी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो टाइम है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में मास डिपेंड नहीं करता। मतलब एक छोटे ऑब्जेक्ट या फिर जिसका मास कम है उसको भी इतने डिस्टेंस में मतलब उतने ही टाइम में नीचे आएगा, एज कम्पेयर टू बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो भी उतने ही टाइम में वापस आता है। लेकिन यहाँ देखो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी टाइम को निकालने में यूज़ हो रहा है, मतलब मास से भी आपका टाइम इफेक्ट कर रहा है, लेकिन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में टाइम डिपेंड नहीं करता ऑन मास और यहाँ पे टाइम डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको 3 जगह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमको एक चार्ज दे दिया है Q1, एक चार्ज दे दिया है Q2, 3 पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो पॉइंट्स हैं A, B और C। डिस्टेंस हर जगह का दे रखा है हमको। हमने क्या करा, पहले A पॉइंट की निकालते हैं कि यहाँ पर जो A पॉइंट पे प्लस वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और माइनस वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। पॉजिटिव वाले चार्ज और नेगेटिव वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम ही डायरेक्शन में, तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो 2kq/r² आएगा। एक चार्ज जो हमको पॉइंट निकालना है और जो चार्ज के बीच की दूरी है वो है 0.05, तो हमने उसका डिवाइड कर दिया उसके स्क्वायर से और हमारा आंसर आ गया उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट बी पर देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ वाले डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा और नेगेटिव चार्ज उसको पास बुलाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में फील्ड लगेगी। तो हमको क्या करना है, दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि दोनों फील्ड्स को हमको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए बी पॉइंट पे हमने समझ लो एक को रख लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक को कर दिया है उससे माइनस। ओके, ये हमने कैसे चूज़ करा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा पास है यानी कि पॉजिटिव वाले की फील्ड जो है वो बड़ी होगी और नेगेटिव वाले की छोटी होगी, इसलिए हमने नेगेटिव वाले को छोटा दर्जा दिया। पॉजिटिव से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 0.05 मीटर, लेकिन नेगेटिव से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.15 मीटर, तो हमने उसका स्क्वायर करा है। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सी पॉइंट पर देखो,
सी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। सी पॉइंट पे तो डायरेक्ट पॉजिटिव यहाँ पर लगा रहा है, नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल होता है 60 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे नहीं ऐसे, ये समझ लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 120 डिग्री हुआ। अब दो फोर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है तो वो 120 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट भी एफ ही निकल के आता है। पर यहाँ पर एफ की बात नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चार्ज और उस पॉइंट का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो हमने 0.1 मीटर लिखा। के की वैल्यू लिख दी। चार्ज जो है वो 10 की पावर -8 है। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही हमको इस सिमुलेशन में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक फील्ड होती है जो एक चार्ज के आसपास इमेजिनरी एरिया होता है जहाँ जहाँ पर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। देखो ये 3D एरिया एक चार्ज के अराउंड, नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी दिखाई है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड भी दिखाई है। यहाँ पर अगर आप एक एक्सटर्नल चार्ज लेकर आते हो, अभी ये Q0 एक्सटर्नल चार्ज है, समझ लो इतनी उसकी फील्ड है। अभी Q0 जब क्योंकि फील्ड के बाहर है तब फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो फील्ड के अंदर आ गया तब उस पर फोर्स लगना शुरू हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स वो डिपेंड करता है। मतलब जब बाहर था तब नहीं लगता था, जैसे ही उस पर फोर्स लगने लगा, जैसे ही वो फील्ड के अंदर आया। फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला मैंने F/Q0 आपको पहले ही करवा दिया। Q0 टेस्ट चार्ज होता है, F जो उस पर फोर्स लग रहा होता है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट पर मीटर या फिर आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। Q0 मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे की तरफ होती है, मतलब बाहर निकल रही होती है इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव से निकल रही है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसकी जो टेंजेंट होती है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, जो कि स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म होते हैं। टेंजेंट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी, जो कि संभव नहीं है। कंडक्टर जो होता है उसके परपेंडिकुलर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंट्रैक्ट करती है जब अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और रिपेल करती हैं दूसरे को जब सेम सेम चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो। फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या देखते हैं, एक चार्ज लेते हैं +Q और एक चार्ज लेते हैं -Q। इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड Q है, लेकिन ध्यान से देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इनको 2L डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। तो ये दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपना पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और उनका डिस्टेंस जो हो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो वो एक डाइपोल कहला सकते हैं। हर एक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी, जैसे या तो +Q ले लो या -Q ले लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने ले लिया Q, उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे हम उनको जिस डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। इस केस में वो डिस्टेंस है 2L। तो हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट को इस तरह से शो करते हैं। P जैसा आकार होता है उसके ऊपर वेक्टर Q × 2L। अब क्योंकि आप देखो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। ये क्वांटिटी वेक्टर होती है जिसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, और इसको हम डिवाई भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन डाइपोल पे बनते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और तीसरा टॉर्क पूछी जाती है डाइपोल के ऊपर। तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सियल पोजीशन पर अगर निकालनी है तो हमने एक डाइपोल लेट कर लिया और एक पॉइंट लिया जो उसकी एक्सियल पोजीशन पे हो। एक्सियल पोजीशन मतलब डाइपोल जिस तरीके से रखा है ना, उसकी एक्सिस पर वो पॉइंट रखा है। अब पॉजिटिव Q जो है वो भी उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको अपनी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। पॉजिटिव की बड़ी क्यों दिखाई, क्योंकि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ रखा हुआ है। सो समझ लो ये पॉइंट चार्ज जो है उसका सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है R, ओके। एंड ये जो डाइपोल है उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है 2L, तो मैंने L और L को इस तरह से सेपरेट करके लिखा। ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि
फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में या फिर 180 डिग्री पे है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड होगी वो होती है KQ बाय उनके बीच का डिस्टेंस, और पॉजिटिव चार्ज और A चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं R माइनस एल बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये पूरा R है तो ये L है, तो ये R माइनस एल हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस नेगेटिव चार्ज और A के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिख ही रहा है, L प्लस R का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने R प्लस एल स्क्वायर कर दिया, KQ को कॉमन लिया और इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया, इस तरह से मेरा आंसर आया। अब हमको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, हमने ऊपर ही निकाला जिसको होता है Q2L, तो हमने Q2L को अलग से निकाल कर P लिख दिया। नेक्स्ट थिंग जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम अज्यूम करके रखते हैं क्या, कि ये जो डिस्टेंस है ना इन डाइपोल के मतलब चार्जेस के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत कम होता है R से। R क्या है, वो डाइपोल और A के बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल और A के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा लेते हैं, और डाइपोल के जो चार्जेस हैं उनके आपस के बीच के डिस्टेंस को कम लेते हैं। यही एक आइडियल डाइपोल की निशानी होती है। तो अगर हमने L बहुत छोटा लिया तो हम L को ओमिट कर सकते हैं। L को अगर हमने 0 कर दिया तो ये होगा R स्क्वायर की स्क्वायर, यानी कि R की पावर 4, और ऊपर भी एक R है तो वो कैंसिल आउट करके उसको R की पावर 3 बना देगा। तो Q2L को हमने P लिख दिया, K2 एज इट इज लिखा गया, R बाय R4 R क्यूब बन गया, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ये डेरिवेशन होता है इसका। नेक्स्ट एक्सियल पोजीशन के बाद आती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हमने वही डाइपोल लिया, नाउ उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे से R डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, लेट करा। अब नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपने अवे फील्ड लगाएगा। हमने ये थीटा जो एंगल है वो यहाँ से लिया, क्योंकि ये इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल बना रहा था। अब ये थीटा है तो वो भी ऊपर थीटा ही होता है। हमने वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करा, ये वाला E साइन थीटा होगा, ये वाला E कॉस थीटा होगा, इस तरीके से। इसका भी E साइन थीटा आया होगा, इसका भी E कॉस थीटा आया होगा, यानी कि 2E कॉस थीटा है, और E साइन थीटा से कैंसिल हो गया। हमको मतलब सॉल्व करना है 2E कॉस थीटा को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इन दोनों का, K Q जो है वो तो कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, अपॉन डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा L स्क्वायर बाय R स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है R और ये हाइपोटेनस है, तो हमने निकाल लिया। नाउ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। बेस कितना है, बेस है L, सॉरी नॉट हाइट, मैंने हाइपोटेनस को हाइट बोल दिया, और हाइपोटेनस अभी हाल ही हमने देख ली रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, तो हमने L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, वही दोनों अजम्पशंस को हम लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो कि है ये। बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद करने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन होती है 2kp बाय आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन होती है kp बाय आर क्यूब। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, हमको अच्छे से याद भी रखना है। तीसरा चीज़, टॉर्क क्या लगती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम एक डाइपोल को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ली, ओके, हम नॉन यूनिफॉर्म की बात अभी यहाँ नीचे करेंगे। समझ लो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने इस तरीके से डिनोट की है, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू करके वो डाइपोल है, और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस मैंने 2L लेट कर लिया। टॉर्क निकालने के लिए हम करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब क्योंकि ये चार्ज इस तरीके से स्लैंटिंग पोजीशन में रखे गए हैं, तो हमको तो समझ में नहीं आएगा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ये होगा चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि हम ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमको फोर्स के साथ उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। परपेंडिकुलर के लिए हमने लेट करा, समझ लो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब ये 2L है तो ये 2L साइन थीटा हो गई, ये वाली डिस्टेंस। फोर्स जो लगता है प्लस क्यू चार्ज पे या फिर माइनस क्यू चार्ज पे, वो सेम ही लगता है, QE हमने ऊपर ही चेक कर रखा है, तो फोर्स हमने लिख लिया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया 2L साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको पता है Q2L होता है P, हमने ऊपर ही चेक कर लिया, P होगा डाइपोल मोमेंट, तो हमको निकल के आया ये फॉर्मूला PE साइन थीटा, और PE साइन थीटा यानी कि एक तरीके से P क्रॉस E वेक्टर आप लिख सकते हो। ये आ गई हमारी टॉर्क। ये जो टॉर्क होती है वो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग तरीके से लग सकती है।
आप देखोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अपना डाइपोल रखा हो। ये जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट शुरू होता है नेगेटिव पे, एंड होता है पॉजिटिव पे, मतलब समझ लो ऐसा डाइपोल यहाँ रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा डाइपोल है एंड इधर ऐसा डाइपोल रखा है, ठीक है, ऐसा अज्यूम करो। इफ़ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 है, तो हमको पता है कि जो नेट आएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है तो टॉर्क नेट आएगी 0, लेकिन इनका जो फोर्स होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है और इधर भी क्यू ई। समझ लो डाइपोल एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इधर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है और इधर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि फोर्स नेट तो तीनों ही केस में 0 होते हैं, लेकिन टॉर्क साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए टॉर्क नेट इधर भी 0 हो गई। बस टॉर्क लगेगी यहाँ पे जो न्यूट्रल केस होता है, जब वो 90 डिग्री बना रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये जो है इसको यू पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी भले ही अगले चैप्टर में आएगी, लेकिन मैं अभी से ही बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये 0 है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आई है। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पी आई है। और न्यूट्रल केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है। देखो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही वो स्टेबल होता है। दैट इज़ वाई पोटेंशियल एनर्जी की भी चीज़ें भले ही अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर अभी से देख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। अब ये तो चर्चा हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर समझ लो इस तरीके की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसके बीच में आपका डाइपोल इस तरीके से रखा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि उस पर जो एफ नेट लग रहा होगा ना, वो भी 0 नहीं होगा, और जो उस पर टॉर्क लग रही होगी, टॉर्क नेट, वो भी 0 नहीं होगी। ये याद रखना। ये जो चर्चा है वो आगे के चैप्टर्स में और क्लियर होगी, लेकिन हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इधर मैंने डबल बार न्यूक्लियर लिख दिया, यहाँ लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स, उससे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जहाँ पर चार्ज रखा है वहाँ पर आप मतलब नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे कि ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल रहा होगा, लेकिन इस चार्ज के ऊपर का ये जो पॉइंट है, समझ लो ये आपका चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसी के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं निकाल सकते, पॉइंट चार्ज के ऊपर ही, वहाँ पे अनडिफाइंड होती है, उससे थोड़ा डिस्टेंस बाद में ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यहाँ देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लिया है और उन दोनों को मिलाकर एक डाइपोल बना दिया गया है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्यों लिए हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L ये लोग ले सकते हैं। उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप 2A 2L कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एक डाइपोल क्रिएट हो गया। नाउ हम इस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं। देखो एक पॉजिटिव प्लेट ली और एक नेगेटिव प्लेट ली, क्यों? ताकि इन दोनों के बीच में फील्ड जनरेट हो पाए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। देन इन पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव वाले चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, नेगेटिव वाले चार्ज पे ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। दैट इज़ वाई ये रोटेट हो गया। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उस तरीके से ये रोटेट हो गया। इसकी रोटेशन टॉर्क के कारण हुई। यही रोटेशन हमने स्टडी कर। लेट अस सी एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया जो होता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना लेंथ इनटू ब्रेथ करके, पर ये तो एक स्केलर चीज़ हो गई। हम एरिया को वेक्टर कैसे बनाएं? उसमें एक डायरेक्शन जोड़ के। डायरेक्शन कैसे जोड़ा जाता है? देखो ये हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर नहीं स्फीयर, सॉरी, उस स्फीयर को हमने छोटे छोटे सरफेसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि वो एक सरफेस, उसमें से कोई भी सरफेस निकालो, वो एक छोटी सरफेस एकदम फ्लैट हो जाए। उन फ्लैट सरफेस में से आप उसका एरिया निकालोगे आउट गोइंग डायरेक्शन में, जैसा कि हमने देखा था। वैसे तो 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, अभी ये बताएंगे कि वैसे 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो आउट गोइंग और एक इन गोइंग, लेकिन हम सिर्फ आउट गोइंग डायरेक्शन को लेते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हो आप कोई भी सरफेस में से। ये सरफेस है, समझ लो उसका मैग्नीट्यूड 104 है, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन भी होगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, समझ लो एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, अब वो निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो इस तरीके से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में निकल रही है। अगर हमको इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड में से उनके फ्लक्स को मेजर करना है, तो हमको क्या लाना पड़ेगी? एक सरफेस लानी पड़ेगी। अब वो सरफेस में से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दिख रहा है ना पास होते हुए, तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस।
ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वो सरफेस और तीसरा कॉस थीटा, यानी कि उस फील्ड मतलब जो सरफेस रखी है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। देखो अब तीनों ही फैक्टर्स को हम समझते हैं। पहले हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पी चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया। पी चार्ज जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो देखो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हुई। दैट इज़ वाई देखो ए में से कितनी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स पास हो रही, जबकि बी में से हार्डली 2-3 पास हो पा रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी कम है। दैट इज़ वाई हमने देखा कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। सेकंड देखो सरफेस एरिया बड़ा कम रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ज़्यादा होती जा रही है, मतलब एरिया पे भी डिपेंड है करता है अपना फ्लक्स। तीसरा कॉस थीटा, देखो हमने ओरिएंटेशन चेंज करी तो कम नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, एकदम खड़ी करी थी तब ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रही थी, मतलब ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम कब पास होगी? जब थीटा 0 होगा, और मिनिमम कब पास होगी? जब थीटा 90 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उससे छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ेंगे और उन पोर्शंस को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसको तोड़ा एंड देन उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया। उसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, बट मेजरली हम उसको इंटीग्रेशन से डिनोट करेंगे कि अलग अलग सरफेस एरिया को हमने इंटीग्रेट करके एक सरफेस बना ली। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक गॉस लॉ पे आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। इसने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही बातें बोली है। अभी हाल ही अपन ने ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसने क्या बोल दिया कि आपको अगर वापस से यही फ्लक्स जो है किसी का भी फाइंड आउट करना है, कोई भी चार्ज वाली ऑब्जेक्ट का, तो कुछ नहीं करना है, उस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस मान लो, ठीक है। और उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज एंक्लोज्ड है ना, वो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, यानी कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर का जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज्ड, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स जो भी उसके चार्ज अंदर एनक्लोज्ड है, यानी कि इस तरीके से, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई क्यू एनक्लोज्ड, ऐसे क्यू एनक्लोज्ड लिख दिया अपॉन बाय ε0। और ऊपर ही हमने पढ़ा कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। मैंने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ लेते हैं, गॉस लॉ का डेरिवेशन, तो वो एक स्फीयर से होगा। हमने क्या अज्यूम करा, ये स्फीयर है और एक चार्ज क्यू है। स्फीयर हमने गॉसियन सरफेस मानी है। अब गॉसियन सरफेस में हमने देखा कि ये जो क्यू चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और गॉसियन सरफेस के एक एलिमेंट लिया डी ए, लोग डी एस भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम डी ए लें डी एस लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने डी ए एलिमेंट ले लिया, तो ये जो एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, यानी कि कॉस थीटा तो उड़ गया। देन हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा जो हम गॉस लॉ से जो हमने नॉर्मल, सॉरी ये गॉस लॉ नहीं लाए, हम तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते ही हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक पॉइंट चार्ज की आर डिस्टेंस पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और फिर बाद में आया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। स्फीयर का हमने एक एलिमेंट लिया था डी ए, अगर स्फीयर के सारे एलिमेंट ले लें, ये सभी एलिमेंट के स्फीयर, सॉरी ये सभी स्फीयर के एलिमेंट्स का एरिया क्या होगा 4πr², क्योंकि वो मतलब सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो स्फीयर बन जाएगा। और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। ओके, तो हमने देखा 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, क्यू बाय ε0 बचा, मतलब फ्लक्स आ गया क्यू बाय ε0। और यही तो गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ का ये डेरिवेशन आता है कभी कभार, और हम इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बुक में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्जेस लिए हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमने एक लीनियर लाइन ली है तो उस पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब क्यू पूरे के पूरे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस जो भी लाइन की लेंथ होगी, तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लैम्डा। देन आती है एरियल डेंसिटी। अगर आपने एक एरिया ले लिया जिसके ऊपर चार्ज डाला, तो वो एरियल चार्ज डेंसिटी होगी जितना भी आपने चार्ज डाला है उस एरिया के ऊपर। देन आती है वॉल्यूमेट्री। आपने 3D ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर अंदर बाहर पूरी तरीके से उसको चार्ज दे दिया, उसे रो से डिनोट करते हैं। रो हो जाएगा जितना भी आपने चार्ज दिया है उस वॉल्यूम के अंदर।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की मदद से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स किस किस की, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट बोल सकते हो या फिर प्लेन बोल दो, और तीसरा होता है एक सिलेंड्रिकल शेल। तीनों के बारे में हम देखते हैं फटाफट, बहुत ईजी है। हमने पहले केस में ले लिया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इस तरीके से, और उसके अराउंड हमने एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाई ताकि वो बहुत ही हमारा इजी कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी। अब जो भी सिलेंडर होता है उसके अंदर 3 सरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी सरफेस? ये वाली सरफेस 1, ये वाली सरफेस 2, और ये जो कर्व्ड सरफेस होती है उसको मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल सरफेस 3। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सरफेस 1 से, और सरफेस मतलब ये सरफेस 1 से निकल रही है। सरफेस 1 का एरिया वेक्टर इस तरीके का होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सरफेस 3 का भी जो एरिया वेक्टर है नीचे जा रहा है और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है 90 डिग्री। यानी सरफेस 1 और सरफेस 3 कोई काम के नहीं है, उनको हम ज़ीरो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरफेस 2 काम की, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर 0 डिग्री बना रहा है, या फिर 90 डिग्री तो नहीं बना रहा है एटलीस्ट। गॉस लॉ में हमने ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला है, तो हम दोनों फॉर्मूला को बराबर लिख दिया। देन ये जो था वो पूरा का पूरा सरफेस इंटीग्रेशन था, तो हमने उसको 3 सरफेसेस में तोड़ा। इन 3 सरफेसेस में तोड़ने के बाद हमको पता चला कि सरफेस 1 और सरफेस 3 से तो ज़ीरो ही है, तो हमने इन दोनों को ज़ीरो करके सिर्फ सरफेस 2 पे फोकस करा। कॉस थीटा जो था, थीटा ना 0 डिग्री था, तो कॉस थीटा भी 1 कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए। नाउ हमने जो सिलेंडर है फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ ली थी एल, और जो पॉइंट है वो आर लिया था, मतलब रेडियस आर ली थी। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2πRL। हमने एरिया जो है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब हमने एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में करा था ना, तो एरिया के टुकड़ों को अगर हम बड़ा कंपाइन कर देंगे तो वो हो जाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो 2πRL होता है। तो क्यू एनक्लोज हमको ई निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने नीचे भेजा। चीज़ों को नीचे भेजने के बाद हमको दिख गया क्यू एनक्लोज्ड बाय एल। अभी हाल ही ऊपर पढ़ा क्यू बाय एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसलिए उसको लैम्डा लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई, ये भी देखा देखा सा लग रहा था, ये होता है 2k, क्योंकि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 कर दिया, यानी कि यहाँ से काटा तो ये k/2 होना चाहिए। मतलब इस तरीके से आप 2k लैम्डा मतलब वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो अपने इसको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बना सके, इसलिए 2k लैम्डा बाई आर। और ये एक्स स्क्वायर यहाँ क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, 2k लैम्डा बाई आर जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक स्ट्रेट लाइन वायर की जो इनफाइनाइटली लॉन्ग था। दूसरी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस तरीके की शीट की, वापस से हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही मानेंगे, गॉसियन सरफेस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस उसके से बीच में से निकल रहा है, बीच में से निकलने के लिए ऐसा 3D इफेक्ट दिया है वो पूरा सिलेंडर, ठीक है, ऐसे नहीं मानना आधा अधूरा है। ये पहली सरफेस ले ली, ये दूसरी, ये तीसरी। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, और पीछे भी होगी, है ना, पीछे इस तरीके से निकल रही होगी और आगे इस तरीके से निकल रही होगी। नाउ सरफेस 1 पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की भी ये डायरेक्शन है, दोनों 0 डिग्री बना रहे हैं, सरफेस 1 काम की है। सरफेस 2 का एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा, सरफेस 2 काम की नहीं है। सरफेस 3 वापस से काम की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। बिल्कुल जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखी थी हमने वही लिख दी है यहाँ पे, और सरफेस 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि कॉस थीटा 90 कॉस 90 था, 0 बन रहा था। इन दोनों को सरफेस 1 और सरफेस 3 को ऐड करा, कॉस थीटा यहाँ पे 0 बन रहा था, तो उसको मैंने 1 मल्टीप्लाई 1, तो वो ई डी ए बन जाएगा। 2 ई डी ए बनना चाहिए था, ई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ई कांस्टेंट है। नाउ डी ए की इंटीग्रेशन करनी है, ये वाला है अपना एक छोटा सा एलिमेंट डी ए फॉर एग्जाम्पल, ओके। नाउ ये जो डी ए एलिमेंट है उन सबको जोड़ दूंगा तो ध्यान से देखो एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का एरिया πr² हमको मालूम है, तो मैंने डी ए की इंटीग्रेशन को लिख दिया πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको मैंने यहाँ रखा, बाकी सबको डिवीजन में ले गया, तो बना क्यू एनक्लोज्ड बाई πr² टू एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड बाई πr² होती है अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A होती है ना, और एरिया ही तो πr² है। तो हमने क्या करा,
पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई पाई आर स्क्वायर को सरफेस चार्ज डेंसिटी कर दिया और 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रह गया। ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ग्राफ एक बार, हाँ ग्राफ में बताना भूल गया, ग्राफ क्योंकि ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ऐसा ग्राफ ई जो है देखो आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। थर्ड और बहुत बहुत महा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस इधर ही है, 5 स्टार टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब हमने एक शेल लिया, एक मोटा सा ये शेल है जिसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह निकालनी होती। पहला इनसाइड द शेल सॉरी, दूसरा सरफेस ऑफ द शेल और तीसरा आउटसाइड द शेल। इनसाइड क्या होगा, हमने 3 गॉसियन सरफेस मानी क्योंकि इनसाइड निकालनी, तो एक इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बनाई, सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस बना दी और एक आउटसाइड बनाई। जो डैश डैश वाली है ना, ये गॉसियन सरफेसेस हैं। अगर समझ ना आए तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये है गॉसियन सरफेस। नाउ अब हम देखेंगे, इनसाइड निकालने की बात होगी तो हम गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, पर क्योंकि इनसाइड जो चार्ज है ना, इनसाइड तो चार्ज ज़ीरो है, कोई चार्ज नहीं अंदर, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ज़ीरो हो जाती है। सिंपल। नेक्स्ट इस पर आओ, अगर आपको ऑन द सरफेस निकालना है तो हम वापस से एज इट इज़ फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा ज़ीरो है, क्योंकि अगर आपने डी ए एलिमेंट लिया उसका भी एरिया वेक्टर बाहर है, एंड ये जो शेल है जो पूरी तरीके से इस तरीके से चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की बनेगी 0 डिग्री की, तो कॉस थीटा को हटाओ, हमको बनेगा ई डॉट डी ए, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है देखो वो शेल की रेडियस के ही बराबर है, समझ लो शेल की रेडियस मैंने आर ली है और गॉसियन सरफेस की भी रेडियस आर ही हो गई, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है तो वो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैंने एरिया की जगह क्या लिख दिया, 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो एरिया नीचे भेज दिया। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक तरीके से समझ लो ऊपर 1 भी है, ये तो k हो गया, तो k क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होती है सरफेस पे। अब अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड जिसकी सेंटर से डिस्टेंस था x, वापस से वही तरीका लगाएंगे। अब बस एरिया जो होगा ना गॉसियन सरफेस का वो हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस बन गई x, यानी कि गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। हमने एरिया लिखा, ई के लिए एरिया को नीचे लेके गया मैं, तो एरिया हो गया क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई जो होता है वो के होता है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है ना, इसलिए वो 1 अज्यूम्ड है, तो मैंने डायरेक्टली उसको के लिख दिया, एंड यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज द डिस्टेंस। इस तरीके से अपना ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इनसाइड जो होता है ये समझ लो रेडियस है, इस तरीके का है ये, नहीं ऐसा बोल सकते हैं, इस तरीके का हमारा सरफेस है। हम यहाँ से शुरू होकर निकलते जाएंगे, इतने एरिया में तो ज़ीरो ही रहनी है हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी यहाँ से जो मैक्सिमम होगी, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस तरीके से वो घटती शुरू होती जाएगी, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली इस तरीके से करते हैं। क्योंकि देखो हमने अभी हाल ही देखा कि बार बार इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। देखो इतनी सारी सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तब जाकर हमको फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो गॉस ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ईजी फॉर्मूला लगाया। उसने बोला कि कोई भी सरफेस जो है ना, इस तरीके से देखो, जो भी सरफेस है उसके अंदर जो भी चार्ज बैठा हुआ है अंदर, उसको बस उसकी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, जो भी मीडियम है उसकी अंदर उस मीडियम से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा। ये जो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल उसने गॉसियन सरफेस ली, उस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज बैठा था, उसको डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो डायरेक्टली उसकी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। देखो फ्री स्पेस अलग तरीके से परमिट करता है, वैसे ही अलग अलग मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग तरीके से परमिट करते हैं। परमिटिविटी मैंने पहले ही बता दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। नाउ अज्यूम करो इस तरीके से बहुत सारी सरफेसेस हैं। सरफेस इंटीग्रल जो है हमने पहले ही पढ़ लिया है, सरफेस इंटीग्रल होता था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वही हमने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया। अलग अलग सरफेसेस के लिए हो सकता है। प्रूफ ऑफ गॉसियन लॉ यानी कि डेरिवेशन मैंने आपको कराई थी। देखो इसने भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस ली, सिलेंड्रिकल नहीं सर स्फेरिकल सरफेस ली,
स्फेरिकल सरफेस में उसने चार्ज अंदर बिठाया Q और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DS, मैंने यहाँ DA एलिमेंट लिया था। अब DA एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों ही हैं वो 0 डिग्री एंगल बना रही है। P पॉइंट पे उसने लिया और डिस्टेंस क्या है गॉसियन सरफेस का? डिस्टेंस है रेडियस R। अब उन्होंने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है Q/R² के, यानी कि E इक्वल्स टू KQ/R² होता है, क्योंकि 1/4πε0 जो होता है K वो कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो E की वैल्यू डालेगा और इंटीग्रेशन ऑफ DS जो होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ DS मतलब ये पूरी गॉसियन सरफेस का वो एरिया लिख देगा। देखो E उसने बाहर निकाल लिया KQ/R², जो K की वैल्यू उसने इस तरीके से ली है। इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या होगा 4πR², इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया। जो जो पोर्शन कैंसिल होंगे, कट होंगे, वो उसने कट करे और जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q/ε0 आ गई। ये थी इसकी डेरिवेशन। अब हम अप्लाई करेंगे इसको इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर पे और हमारी प्लेन शीट पे और तीसरा स्फेरिकल शेल पे। चलो पहला वाला देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमने एक स्ट्रेट वायर लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज दिया और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी अक्वायर कर ली। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने देखी है Q/L, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने दी भी था। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि ये जो चार्जेस होते हैं डिवाइडेड बाय लेंथ के बराबर के लिए बराबर होती है Q/L। हमने गॉसियन सरफेस मानी जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है। देन हमने क्या करा, उसका रेडियस था R और जो लेंथ था वो L था। 3 सरफेसेस ली 1, 2 और 3, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो वो स्ट्रेट वायर की है। देखो ये जो स्ट्रेट वायर है वो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो कि कर्व्ड सरफेस जो है उसके DA के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर एक स्मॉल एलिमेंट DA लिया कर्व्ड सरफेस पे तो देखो वो 0 डिग्री बना रहा है और कर्व सरफेस एरिया 2πRL होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ऊपर वाले एलिमेंट पे देखो एरिया वेक्टर ऊपर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बन रही है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऊपर वाले जो एंड फेसेस हैं उसकी फ्लक्स तो 0 हो जाएगी। देन उन्होंने ये जो लेंथ Q इक्वल्स टू λL कर दिया एक तरीके से, क्योंकि हमको पता है लैम्डा का भी हमने यूज़ करा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है Q/ε0, उसने यहाँ पर पुट करा, दोनों को इक्वेट करा, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई λ/2πR∈0। ये वैल्यू हमारी भी आई थी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की इन्वर्सली R से। सेकेंड हम देखेंगे प्लेन शीट। प्लेन शीट में भी हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी थी, तो ये भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही मानेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है Q/A। ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डाली जिसका एरिया है A। एक्स डिस्टेंस वो आगे है, सेम एक्स डिस्टेंस पीछे भी होगी। 3 सरफेस है वापस से इसकी 1, 2 और 3। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना उसके थ्रू फ्लक्स 0 होता है और एंड फेसेस के थ्रू फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसमें जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर अबव बन रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और 90 डिग्री एंगल बना रही थी। फ्लक्स होता है E.A। और आगे बताओ भाई जल्दी। ये देखो एंड फेसेस को वो चीरते हुए बाहर निकल रही है और बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बनाती है कॉस थीटा में, इसलिए हम उसको यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला उन्होंने यूज़ कर लिया, 2EA कर दिया उसको। डेरिवेशन मैंने इसका करा ही रखा है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं जो गॉसियन लॉ से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई σ/2ε0, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। स्फेरिकल शेल ले लिया हमने जिसकी रेडियस कैपिटल R है, पूरे शेल पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके नाउ उसके बाद हम निकालते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज मौजूद है। अंदर हमने ये गॉसियन सरफेस मानी जिसकी रेडियस है स्मॉल r, पर देखो इनसाइड क्योंकि Q जो है वो 0 है, इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। नाउ अब हम निकालते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए। आई थिंक इसने सरफेस नहीं बताया, मैंने सरफेस भी बताया। आउटसाइड पॉइंट हमने ले लिया, लेट कर लिया P, जिसका DA जो एरिया वेक्टर है वो DA वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए कॉस थीटा जो है कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DA यानी कि इस पूरी गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो होता है 4πR²। एंड देन हमने वो पुट करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। अब Q वो 1/4πε0 हमने यूज़ करा। दो एग्जाम्पल हमारी NCERT बुक में है। एग्जाम्पल 1.10। एग्जाम्पल 1.10 क्या कहता है, इस तरीके का क्यूब रखा है जो A डिस्टेंस दूर है X से,
ए है 0.1 मीटर और उसकी जो साइड है वो भी 0.1 मीटर की है। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने नॉर्मल तरीके से नहीं दी, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने इस तरीके से दी है जो एक्स पे डिपेंड करती है। अगर एक्स कुछ और हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी। तो हमने क्या करा, हर एक सरफेस के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इस सरफेस पे क्योंकि वो सरफेस ए पे रखा हुआ था तो हमने ए ले लिया 0.1, और ध्यान से देखो ये एक और ए यानी कि ए प्लस ए यानी कि 2a पे रखा था, और ए 0.1 है यानी कि ये 0.2 हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और लग रही होगी। पहले क्वेश्चन पे उन्होंने हमसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ये निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ये वाली सरफेस निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों पे जोड़ने के लिए अब देखो एरिया जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि एरिया हमको दिख ही रहा है सेम है, और एरिया होता क्या है, कोई एक फेस का वो होगा साइड का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। हमने ई ए निकाला, E1A एंड E2A निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आई है, ये हमने पुट करी, मल्टीप्लाई बाय एरिया का स्क्वायर, एरिया 1 देन प्लस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दिया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा कि इसके अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने फ्लक्स तो पहले निकाल ली, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा चार्ज क्यू आ जाएगा इस तरीके से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी। हमको इस तरीके का सिलेंडर गिवन है, हमको बोला है कि अगर x पॉजिटिव है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है। ऐसा इसलिए कहा ताकि हमारा जो ये ds है या फिर जो भी एरिया वेक्टर बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका जो एंगल है वो ज़ीरो रह पाए, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में गिवन कर दिया। पहले में उन्होंने पूछा ये जो सरफेस 1 है और सरफेस 2 है इनकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA cos थीटा, cos थीटा तो 1 हो जाएगा। एरिया जो है वो 4 पाई, सिंपल सर्कल का एरिया πr² हो जाएगा। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे कर दिया पाई की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 200 न्यूटन पर कूलम, राइट, 200 दे रखी तो हमने निकाल दिया। बी पार्ट में हमको सरफेस 3 से पूछा। सरफेस 3 जो है उसका एरिया वेक्टर इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रही है 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 जो है, शायद मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 90 आएगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इधर आना चाहिए cos 0, इधर आना चाहिए 90। तो cos 90 क्योंकि cos 90 0 होता है तो दैट इज़ वाई हमारा EA cos थीटा 0 आ जाएगा। सी पार्ट में नेट फ्लक्स पूछा है, तो नेट फ्लक्स में कुछ नहीं करना है, सरफेस 1 प्लस सरफेस 2। अब क्योंकि दोनों के थ्रू इक्वली सरफेस हो रही तो हमने इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 3.14 आ गया। एंड लास्ट में चार्ज पूछ लिया, चार्ज निकालने के लिए हम फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज हो जाएगा फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमारी 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसी के साथ ही लास्ट टॉपिक था, लास्ट एग्जाम्पल था, पूरी NCERT हमने कवर कर ली। आई होप सब समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसकी बैक एक्सरसाइज जो है हम आगे लेते हुए आएंगे, मतलब अगली वीडियो उसी की होगी। एंड जो नोट्स ये जो चाहिए अगर आपको, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ये नोट्स भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।